पिछले हफ्ते यूक्रेन में युद्ध में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। यूक्रेन ने मोर्चे और हवा में अपनी कार्रवाइयों की गति काफी बढ़ा दी है, जिससे लगता है कि रूस के भीतर गहरी बेचैनी पैदा हो गई है। रूस ने यूक्रेनी शहरों पर रिकॉर्ड ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिसका यूक्रेन ने मॉस्को समेत कई क्षेत्रों पर बड़े हमले से जवाब दिया। यूक्रेनियों ने रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों पर हमले तेज कर दिए हैं। कब्जे वाले लुहांस्क के स्टारोबिल्स्क शहर में ऐसा हमला हुआ जिससे रूस परेशान हो गए। इसके जवाब में रूस ने मई में कीव पर अपने सबसे गंभीर हमलों में से एक किया और निकट भविष्य में और भी कड़े हमले करने की धमकी दी है। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में यूक्रेन ने भी जोरदार हमला किया। अब यूक्रेन और दुनिया आगे की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन की तीखी प्रतिक्रिया से युद्ध में दांव पहले से कहीं ज्यादा है। ये है पूरी कहानी कि यूक्रेन ने क्या किया और आगे क्या हो सकता है। 22 और 23 मई की रात स्टारोबिल्स्क पर हमला हाल में कब्जे वाले इलाकों पर हुए कई हमलों में से एक था। ऐसा लगता है कि यूक्रेन ने महत्वपूर्ण M14 हाईवे के साथ एक बड़ा मारक क्षेत्र स्थापित कर लिया है। यह कब्जे वाले इलाके का मुख्य लॉजिस्टिक्स मार्ग है, जो पूर्व पश्चिम दिशा में जाता है और रूसी मुख्य भूमि को क्रीमिया से जोड़ता है। कभी जीवन की सड़क कही जाने वाली यह अब मौत की सड़क बन गई है। वीडियो में सड़क किनारे दर्जनों सैन्य वाहन, तेल टैंकर और अन्य वाहन जलते या जल चुके दिखाए गए हैं। रूस में RR 280 के नाम से जानी जाने वाली यह सड़क इतनी खतरनाक हो गई कि व्लादिमीर साल्दो, खेरसोन ओब्लास्ट का रूसी कब्जा प्रमुख, को सड़क के एक बड़े हिस्से पर मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी करना पड़ा। लेकिन कब्जे वाले इलाकों में हमले नहीं रुके। 20 मई को यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों की सेना के कमांडर रॉबर्ट ब्रोवडी ने बताया कि उनकी इकाइयों ने कब्जे वाले स्निजने शहर में रूसी ड्रोन पायलट प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया। उन्होंने कहा कि इसमें कम से कम 65 कैडेट और एक प्रशिक्षक मारे गए। अगले दिन राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के कब्जे वाले खेरसोन क्षेत्र में रूसी सुरक्षा मुख्यालय और वायु रक्षा प्रणाली पर हमला हुआ, जिसमें करीब 100 रूसी मारे या घायल हुए। यूक्रेन के जनरल स्टाफ के अनुसार 25 से 26 मई को यूक्रेनी बलों ने डोनेट्स्क के ओचेरेतिना और जापोरिजिया के वेरखनिया क्रानित्सिया में रूसी कमांड पोस्ट पर हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक जापोरिजिया के नेस्तेरियानका और डोनेट्स्क ओब्लास्ट के नोवोरोदिवका के पास रूसी बलों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ग्राउंड कंट्रोल स्टेशनों को भी निशाना बनाया गया। यूक्रेनियों ने अभी शुरुआत की थी। उन्होंने नोवोपात्रिइवका के पास रूसी ड्रोन वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स डिपो, डोनेट्स्क शहर में लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस और देबाल्त्सेवे के पास रेलवे फ्यूल टैंकर पर हमला किया। ये सभी डोनेट्स्क ओब्लास्ट में हैं। यूक्रेनी बलों ने 24 मई को लुहांस्क ओब्लास्ट के यास्क के पास एक रूसी एक L-125 न्योबिस्वो रडार स्टेशन पर सफल हमला करने का भी दावा किया। रूसी मीडिया ने 27 मई को एंद्रहोदार शहर पर अभूतपूर्व हमले का दावा किया, जबकि पश्चिमी मीडिया में इसकी रिपोर्ट नहीं आई। यह शहर जापोरिजिया परमाणु संयंत्र का घर है। संचार निदेशक येवगेनी याशिना ने रूसी मीडिया को बताया कि कम से कम 50 विस्फोटों की सूचना मिली है, जिससे संचार बाधित हुआ और शहर का एक हिस्सा बिना बिजली के रह गया। कब्जे वाले इलाकों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे रूसियों को तकलीफ हो रही है। 22 मई को लुहांस्क के स्टारोबिल्स्क पर यूक्रेनी हमले ने रूसियों को बहुत परेशान किया। हमले के बाद रूस के माहौल को देखते हुए ये शायद कम करके कहना होगा। असल में कई लिहाज से ये हमला उनके लिए भारी पड़ सकता है। जैसा कि आपको शायद याद हो, रूस ने मार्च 2022 में कीव पर अपने शुरुआती हमले के दौरान कीव के बाहरी इलाके में स्थित बूचा शहर पर कब्जा कर लिया था। उनके हटते ही यूक्रेनी सेनाओं ने सड़कों, तहखानों और सामूहिक कब्रों में सैकड़ों मृत नागरिक पाए। पीड़ितों को अक्सर उनके हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए और सिर में गोली के घाव के साथ पाया गया। इस घटना से वैश्विक आक्रोश और यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ा। लेकिन शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने राष्ट्रीय एकता और यूक्रेनी सरकार और सेनाओं को रूसी आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए मिले समर्थन को मजबूत किया।
यह तर्क दिया जा सकता है कि युद्ध के शुरुआती चरणों में किसी भी अन्य एकल घटना की तुलना में इसका प्रभाव अधिक था। भारी सबूतों के बाद भी रूस ने इन दावों से इनकार किया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और यहां तक कि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने भी इसे एक फर्जी हमला करार दिया। अब स्टारोबिल्स्क में भूमिकाएं कई मायनों में उलट गई हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने शहर के पास रूसी ड्रोन इकाई रूबिकोन के मुख्यालय पर हमला किया। जनरल स्टाफ ने कहा कि वह शाम को सैन्य ठिकानों पर हमलों में से एक था, लेकिन रूसियों ने इसका उल्टा बताया। रूसियों के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज पर हमले में 21 की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए। उनका कहना है कि इनमें से अधिकांश छात्राएं थीं, किशोर लड़कियां, जिनकी उम्र 14 से 18 साल के बीच थी। उनके अनुसार यूक्रेनी ड्रोन ने पहले छात्रावास में सो रही लड़कियों पर हमला किया, फिर कई लहरों में कुल 16 ड्रोन के साथ बचे लोगों और मदद करने वालों को निशाना बनाया। फुटेज में लुहांस्क पेडागोजिकल यूनिवर्सिटी के स्टारोबिल्स्क कॉलेज की कई नष्ट इमारतें, जिसमें एक पूरी तरह खंडहर 5 मंजिला छात्रावास भी है, दिखाई देती है। हमले पर चर्चा के लिए रूस द्वारा बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अप्रिय बैठक के बाद डेनमार्क और लातविया सहित यूरोपीय देशों ने रूसी बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया। इसके जवाब में रूसियों ने विदेशी पत्रकारों के लिए घटनास्थल का दौरा आयोजित किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार बीबीसी, CNN और जापान के सभी मीडिया संस्थानों ने विभिन्न कारणों से यह निमंत्रण ठुकरा दिया। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने CNN पर स्ट्राइक की तैयारी का फिल्मांकन करने का आरोप लगाया, जो निक पैटन वॉल्स की रिपोर्ट पर आधारित था। रिपोर्ट के मुताबिक 19 देशों के 50 पत्रकारों ने यह यात्रा की थी। फुटेज से साइट पर सैन्य सुविधा का कोई साफ सबूत नहीं मिलता। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि क्या हुआ, शायद हमें कभी पता न चले। हालांकि जो निर्विवाद है वह यह है कि रूसी प्रतिक्रिया अभूतपूर्व रही है, कम से कम यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में। रूसी मीडिया ने इस घटना पर बढ़ा चढ़ाकर चौतरफा कवरेज की, जो बुचा के बाद के हालात की बहुत याद दिलाती है। पूरा देश हैरान और नाराज है, सिर्फ हमले पर ही नहीं बल्कि यूक्रेन द्वारा त्रासदी का मजाक उड़ाने के दावे पर भी। यूक्रेन के रूसी बुनियादी ढांचे पर तेज होते हमलों का असर, पिछले हफ्ते मॉस्को पर हुआ अभूतपूर्व हमला और बढ़ती आर्थिक चिंताओं ने पहले ही देश, खासकर राजधानी का माहौल काफी खराब कर दिया था। लेकिन स्टारोबिल्स्क हमला शायद राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक लाल रेखा पार कर गया है। संक्षेप में वे खून के प्यासे हैं और पुतिन पर कड़ा जवाब देने का दबाव कई गुना बढ़ गया है। पुतिन ने इसे आतंकवादी हमला कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि आसपास कोई सैन्य ठिकाना, खुफिया सेवा का ठिकाना या संबंधित सेवाएं नहीं थीं। इसलिए यह कहना गलत है कि हमारी वायु रक्षा या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों की वजह से गोला बारूद इमारत से टकराया। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि 22 मई के हमले ने युद्ध को बर्दाश्त की सीमा से आगे पर ला दिया है और रूस का धैर्य अब खत्म हो चुका है। खबरों के अनुसार पुतिन ने सेना से जवाबी हमले के प्रस्ताव मांगे और जवाबी हमला जल्द ही हुआ। अगली शाम रूस ने कीव व अन्य क्षेत्रों पर सबसे भारी हमलों में से एक किया। यूक्रेन वायुसेना ने बताया कि 90 मिसाइलें और 600 ड्रोन मिले। उसने कहा, शुरुआती आंकड़ों के अनुसार 55 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें और 549 ड्रोन मार गिराए या रोके गए, जबकि 19 मिसाइलें शायद अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंची हों। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि 54 स्थानों पर 16 मिसाइल और 51 ड्रोन सीधे टकराए। यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इग्नात उन अवरोधन दरों का खंडन करते दिखे। हम पर बड़ा हमला हुआ, 90 मिसाइलें, 600 ड्रोन, लगभग सभी राजधानी में। यह सच में समस्या है, उन्होंने कहा। फुटेज से दिखता है कि हमले में शहर की वायु रक्षा गतिविधि के कम सबूत मिले हैं। हालांकि यह बिल्कुल संभव है कि जिन अन्य क्षेत्रों पर हमला हुआ वहां वायु रक्षा ज्यादा सफल रही हो। चेरकासी, खार्किव, ओडेसा, पोल्टावा, सुमी और झाइटोमिर। रूसियों ने भी कम से कम एक हमले में उस बहुचर्चित कथित रूसी सुपर हथियार ओरेशनिक का इस्तेमाल किया है, ऐसा प्रतीत होता है। जेलेंस्की ने पुष्टि की कि ओरेशनिक ने बिल्यासिवका कीव क्षेत्र को निशाना बनाया। जियो लोकेटेड फुटेज से यह साबित हुआ।
हमले के कई वीडियो सामने आए, जिनमें एक को डोनेट्स्क शहर में जियोलोकेट किया गया। फुटेज से लगता है कि डोनेट्स्क के उत्तर में उस लाइन पर दूसरा हमला हुआ, जो शहर से डोनेट्स्क और पूर्वी खार्किव ओब्लास्ट होते हुए रूस के बेलगोरोद क्षेत्र तक जाती है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार दूसरी ओरेशनिक असफल रही और रूस या कब्जे वाले क्षेत्र में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ऐसी जानकारी YouTube के किसी भी साधारण मिलिट्री चैनल पर नहीं मिलेगी। अगर आप सबसे महत्वपूर्ण खबरों और उनके मायने की रोजाना जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। अब ये स्पष्ट नहीं है कि रूसियों ने बिल्या सिवका में वास्तव में क्या निशाना बनाया और क्या वही उनका असली लक्ष्य था। प्रभाव स्थल के पास हवाई अड्डा और औद्योगिक क्षेत्र है, जहां सैन्य सुविधाएं हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से नागरिक, कृषि और औद्योगिक सुविधाओं को निशाना बनाया गया और सतही नुकसान हुआ। फिर भी ओरेशनिक के इस्तेमाल पर यूरोपीय नेताओं ने कड़ी निंदा की। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हमले की निंदा कर इसे रूस के आक्रामक युद्ध की गतिरोध का संकेत बताया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने हमले को लापरवाह तनाव वृद्धि बताया और कहा कि जर्मनी यूक्रेन के साथ है। काजा काल्लास, यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख, ने इसे राजनीतिक डराने धमकाने की चाल और लापरवाह परमाणु दावबाजी कहा। ओरेशनिक मुख्य रूप से एक परमाणु हथियार के रूप में बनाया गया है, लेकिन इसके 6 मिसाइलों के पेलोड, जिनमें से हर एक 6 उप म्यूनिशन छोड़ती है, को केवल एक शुद्ध गतिज हथियार के रूप में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें कोई वारहेड नहीं जुड़ा होता। पुतिन ने कहा है कि इसमें इस्तेमाल खास पदार्थ सूरज जितने गर्म होते हैं, जिससे ये मिसाइलें मजबूत किलेबंद ढांचों में आसानी से घुस सकती हैं। बिल्या सिवका पर हमला गैर परमाणु था। मशरूम बादल या विकिरण दर्ज नहीं हुआ, लेकिन काल्लास द्वारा बताए परमाणु खतरे साफ है। रूसी संदेश है कि अगला ओरेशनिक हमला परमाणु हथियारों से हो सकता है। फिलहाल कोई सबूत नहीं है कि यूक्रेन या कोई और उसके खिलाफ ऐसी वायु रक्षा प्रणाली रखता है जो इसे रोक सके। लेकिन ओरेशनिक इकलौता मिसाइल प्रकार नहीं था जो हमले में इस्तेमाल हुई। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार हमले ओरेशनिक, इस्कंदर, किंझाल, सिरकोन मिसाइलों, हवा, समुद्र और जमीन से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों और अटैक ड्रोन से किए गए। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने यूक्रेन की सेना की मुख्य कमान, रक्षा मंत्रालय के खुफिया निदेशालय और अन्य कमांड पोस्ट व अज्ञात सैन्य ढांचे पर हमला किया है। जैसा कि वे हमेशा करते हैं, उन्होंने यह भी दावा किया कि किसी भी नागरिक ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन सबूत इस दावे के उलट है। रिपोर्ट्स के अनुसार रिहायशी इमारतों, शॉपिंग सेंटर्स और आपातकालीन सेवाओं की इमारतों पर हमला हुआ। जेलेंस्की ने बताया कि 4 लोग मारे गए और 100 घायल हुए। एक जल आपूर्ति सुविधा पर हमला हुआ और कीव का चेरनोबिल म्यूजियम लगभग पूरी तरह नष्ट हो गया। गृह मंत्री इहोर क्लिमेंको ने म्यूजियम पर हमले को इतिहास, स्मृति और सत्य पर जानबूझकर किया गया हमला कहा। कीव के मेयर विताली क्लिट्स्को ने बताया कि केंद्रीय सेवचेंको जिले की 9 मंजिला रिहायशी इमारत पर हमला हुआ। ऊपरी मंजिलों में आग लगी और एक व्यक्ति मारा गया। उसी जिले के एक स्कूल में एयर रेड शेल्टर के पास हमले से प्रवेश द्वार मलबे से बंद हो गया और कई लोग अंदर फंस गए। रिपोर्ट्स के अनुसार कीव के सभी जिलों को नुकसान हुआ है। गौर करने वाली बात है कि यूक्रेनी अधिकारियों द्वारा पुष्टि की गई एकमात्र सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर जो निशाना बनी, वह यूक्रेनी थल सेना की कमान की इमारत थी। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के सलाहकार सर्गेई फ्लैश बेस्कारेस्नो के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद इस सुविधा का उपयोग नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि लुकियानेव का प्लांट, जिसे पहले की गोलाबारी में पहले ही नुकसान पहुंच चुका था, उसे भी निशाना बनाया गया। तो यह स्पष्ट नहीं है कि रूसियों ने इन सबके जरिए आखिरकार क्या हासिल किया, सिवाय इसके कि सूरज उगने के साथ ही कीव को कयामत के केंद्र जैसा दिखा दिया। क्या यूक्रेनियों ने हमला चुपचाप सहा? बिल्कुल नहीं। बदला तुरंत, विनाशकारी था और बिना रुके जारी है। 27 मई की सुबह यूक्रेन ने रोस्तोव के तगानरोग में सैन्य विमान मरम्मत संयंत्र पर हमला किया। राज्यपाल यूरी स्लेयुजार ने बताया कि वायु रक्षा ने शहर के ऊपर एक मिसाइल गिराई, जिसके मलबे से 2 महिलाएं घायल हुईं। एक की हालत गंभीर है। रूसी आउटलेट एस्ट्रा द्वारा विश्लेषित फुटेज से पता चलता है कि हमला 325वें विमान मरम्मत संयंत्र के पास हुआ,
जो रूसी सैन्य विमानों की मरम्मत करता है, जिसमें AN-12 और IL-76 परिवहन विमान, SU-24 बम वर्षक, SU-25 अटैक जेट और MI-8 और MI-24 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। रूस के युद्ध समर्थन के चलते इस संस्थान पर यूरोपीय संघ, अमेरिका और यूक्रेन ने प्रतिबंध लगाए हैं। उत्तर में यूक्रेनी मिसाइल हमलों ने वोरोनिश के बाल्टीमोर सैन्य हवाई अड्डे क्षेत्र को हिला दिया, जो रूस के SU-34 फाइटर बम वर्षकों का बेस है और यूक्रेन पर हमलों में खूब इस्तेमाल होता है। वोरोनिश गवर्नर अलेक्जेंडर गुशेव ने कहा, शहर के ऊपर 2 तेज रफ्तार वाले लक्ष्य नष्ट किए गए। मलबे से नागरिक ढांचों को नुकसान हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ। यूक्रेनी चैनल 1-7 नोवा प्लस ने कहा कि टारगेट ब्रिटिश फ्रेंच टॉम शेडो क्रूज मिसाइलें थी, जो एयरबेस पर दागी गई। ऑनलाइन वीडियो में हमले के बाद इलाके में घना काला धुआं उठता दिखा, जो सीधे प्रहार का संकेत देता है, न कि मलबे से हुए नुकसान का। उसी रात यूक्रेनी बलों ने फिर से तुआप्से क्रास्नोदार क्राय पर हमला किया। ये कम से कम 5वीं बार है जब 2026 की वसंत ऋतु में ही इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर पर हमला हुआ है। इस शहर में एक बड़ी तेल रिफाइनरी और समुद्री टर्मिनल है, जहां उत्पाद जहाज़ों से निर्यात होते हैं। 1 मई को हुए पिछले हमले ने इस शहर को अस्थायी रूप से एक नर्क में बदल दिया था, जहां हवा इतनी धुएं से भरी थी कि सांस लेना खतरनाक और विषैला हो गया था। तेल मिली काली बारिश हुई थी और बड़ा तेल रिसाव लगभग 1 महीने बाद भी पूरी तरह साफ नहीं हो पाया था। हालिया हमले में समुद्री तेल टर्मिनल और रिफाइनरी पर हमला हुआ, जिससे बड़ी आग लगी। क्रास्नोदार क्राय ऑपरेशनल मुख्यालय ने नुकसान का कारण ड्रोन के मलबे को बताया। अधिकांश मामलों में, जैसे तगानरोग और वोरोनिश में दिखा, यह सीधे निशाने पर लगने को घुमा फिरा कर कहने का तरीका है। आखिर में कब्जा किए गए क्रीमिया पर भी हमला हुआ, जैसा कि अक्सर होता है। सेवास्तोपोल के गवर्नर मिखाइल रजवोजायेव ने बताया कि यूक्रेनी ड्रोन और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों ने रात भर शहर को निशाना बनाया, जिसमें एक मिसाइल ने रूस के सेंट्रल बैंक की दक्षिणी निदेशालय इमारत पर हमला किया। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि हमले में छत पर आग लगी और आसपास की इमारतों की खिड़कियां बालकनियां टूटी, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने रूस के 7 क्षेत्रों और क्रीमिया के ऊपर रातों रात 140 यूक्रेनी ड्रोन को रोककर नष्ट किया, लेकिन मिसाइल हमले का जिक्र नहीं किया। अब यूक्रेन और पूरी दुनिया आगे क्या होने वाला है, इसके लिए खुद को तैयार कर रही है, जबकि इसमें कोई शक नहीं कि देश अपनी अगली कार्रवाई की योजना भी बना रहा है। सोमवार को रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेनाएं कीव में यूक्रेन की सैन्य औद्योगिक सुविधाओं और निर्णय लेने वाले केंद्रों पर व्यवस्थित हमले शुरू करेंगी, यूक्रेन के जवाबी हमलों से पहले। इसने विदेशी नागरिकों, राजनयिकों को शहर छोड़ने और निवासियों को सैन्य व प्रशासनिक क्षेत्रों से दूर रहने को कहा। यहां तक कि अमेरिका भी इसके असर से बच नहीं सका है। चेतावनी के बाद रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को फोन कर वॉशिंगटन से कहा कि कीव में अमेरिकी दूतावास से राजनयिकों को हटा ले, लेकिन उनकी चेतावनी को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया लगता है। बुधवार को काजा कालास ने कहा कि यूरोपीय संघ के राजनयिक नहीं जाएंगे और सिर्फ अमेरिका ने दूतावास खाली करना शुरू किया था, जिसे अमेरिका ने तुरंत खंडन किया। अमेरिकी दूतावास खुला है, संचालन में कोई बदलाव नहीं है, विपरीत रिपोर्टें गलत हैं, उन्होंने एक्स पर लिखा। ये काजा कालास के शर्मनाक बयानों में सबसे नया है, जिससे मीडिया और विश्लेषकों की आलोचना बढ़ी है। फिर भी यूरोपीय राजनयिक रूसी चेतावनी के बावजूद वहीं है, जिससे लगता है कि कीव का प्रशासनिक जिला जबरदस्त हमले का निशाना बनने वाला है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रिय स्याबिर ने मॉस्को की चेतावनियों को बेशर्म ब्लैकमेल बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि ये धमकियां यूक्रेनी राजधानी में काम कर रहे पश्चिमी राजनयिकों को डराने में सफल नहीं होंगी। वास्तव में यूक्रेन में यूरोपीय संघ की राजदूत कतेरीना म्लादेनोवा ने निकासी की अपीलों को खारिज कर दिया और जोर देकर कहा कि पश्चिमी मिशन शहर में ही बने रहेंगे। हालांकि बहादुरी दिख रही है, लेकिन यूक्रेन रूस के अगले हमले की गंभीरता को लेकर चिंतित है। बुधवार को विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल इहोर रोमानेंको ने कहा कि रूस
बैलिस्टिक मिसाइलें जमा कर रहा है और एक हफ्ते में बड़ा हमला कर सकता है। जनरल स्टाफ के पूर्व उप प्रमुख और सेफ स्काइज ओवर यूक्रेन के संस्थापक ने कहा कि रूस अपने हमलों में बैलिस्टिक मिसाइलों का अनुपात बढ़ा रहा है ताकि यूक्रेन की एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों की कमी का फायदा उठा सके। बुधवार को जेलेंस्की ने राष्ट्रपति ट्रंप को खुला पत्र लिखा, जिसे यूक्रेन की अमेरिका में राजदूत ओलेना स्टेफानिशना ने कथित तौर पर कांग्रेस को सौंपा। इस पत्र में उन्होंने यूक्रेन की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली की गंभीर कमी को उजागर किया और अमेरिका से पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की तेज डिलीवरी का अनुरोध किया। बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा के लिए हम लगभग पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर है। पर्ल कार्यक्रम के तहत मौजूदा डिलीवरी की गति अब उस खतरे की वास्तविकता से मेल नहीं खाती जिसका हम सामना कर रहे हैं। मैं आपसे यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को रूसी मिसाइलों से बचाने में मदद की अपील करता हूं, उन्होंने लिखा। ये साफ नहीं है कि ट्रंप ने जवाब दिया है या वे कैसे जवाब दे सकते हैं। रूसी ब्लॉगर्स ने कहा कि इस हफ्ते के हमले मुख्यतः रूसी वायुसेना से जुड़े ठिकानों और उन इलाकों पर थे जहां से रूस यूक्रेन पर मिसाइलें दागता है। वे मानते हैं कि यह बड़ा हमला रोकने या टालने की कोशिश हो सकती है जो रोमानेंको के अनुसार योजना में है। लेकिन एक सवाल है जिस पर कोई विचार नहीं करना चाहता और इसके पीछे वाजिब वजह भी है। क्या पुतिन सामरिक परमाणु हथियार के इस्तेमाल की इजाजत देंगे? रूस में कट्टरपंथी हाल ही की मोर्चे पर असफलताओं, यूक्रेन की बेखौफ होकर रूस के भीतर गहराई तक वार करने की बढ़ती क्षमता और स्टारोबिलिस्क हमले से आहत है। वे सख्त कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन ये सवाल है कि क्या रूस के पास कीव पर प्रहार करने या परिणामों से निपटने की पारंपरिक शक्ति है? प्रोफेसर सर्गेई करगानोव जैसे लोग जो काउंसिल ऑन फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी के प्रेसिडियम के मानद अध्यक्ष हैं, पुतिन से यूक्रेन के खिलाफ सख्ती की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुतिन ने इन्हें अधिकतर दबा दिया है। अब करगानोव का संदेश असरदार होता दिख रहा है। उनका कहना है कि अगर रूस का परमाणु भंडार आक्रामकता रोकने को काफी नहीं है तो रूस को उनमें से कुछ का इस्तेमाल करना होगा। और वो सिर्फ यूक्रेन पर हमलों की बात नहीं कर रहे, वह यूरोप के उन देशों को निशाना बनाना चाहते हैं जो यूक्रेन का समर्थन करते हैं। शुरुआत में प्रतीकात्मक, फिर कम प्रतीकात्मक हमले, उन्होंने वेस्ती को बताया। युद्ध के दौरान पुतिन ने कई बार रेड लाइनें तय की, लेकिन उन्हें अपमानजनक ढंग से बिना खास जवाब के पार होने दिया। यूक्रेन और उसके समर्थन में खड़े कई देशों ने हर बार मौके का फायदा उठाकर दांव बढ़ा दिए हैं, लेकिन इस बार माहौल अलग सा लग रहा है। क्या पुतिन फिर अपनी ही लाल रेखा की रक्षा नहीं कर पाएंगे? या लावरोव के अनुसार स्टारोबिल्स्क सचमुच आखिरी तिनका था? और अगर रूस न केवल तैयार है बल्कि वास्तव में यूक्रेन या उससे आगे तक एक विनाशकारी हमला करने में सक्षम भी है, तो पश्चिमी दुनिया कैसे प्रतिक्रिया देगी? क्या अमेरिका और यूरोपीय देश परमाणु विनाश का जोखिम उठाने को तैयार होंगे अगर मान लीजिए पुतिन केंद्रीय कीव को एक विशाल रेडियोधर्मी गड्ढे में बदलने का फैसला करते हैं? आइए आशा करते हैं कि ये सवाल सिर्फ अटकलें ही बने रहें, लेकिन जो भी हो हम इस पर बारीकी से नजर रखेंगे और आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक ये वीडियो देखें और खुद जानें कि रूस के तथाकथित सुपर हथियार जैसे ओरेशनिक वाकई उतने कारगर है जितना उनके बारे में कहा जाता है। देखने के लिए धन्यवाद।